What's up homies, it's your boy Hardik and you're watching Logical Bakwas. तो भाई आज मेरे साथ है पवन बहुगुणा from आई ग्लोबल कैनेडियन, इनका यूट्यूब चैनल है. तो वेलकम भैया टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक्स अलॉट भाई। और मेरा नाम है पवन भगोड़ा, जैसे हार्दिक ने आपको बता ही दिया है। और मैं कनाडा आया था 2019 में। ऑलमोस्ट मुझे 14 मंथ्स हो गए यहाँ पे। और मैं इंडिया से, उत्तराखंड से हूँ। तो तो भाई यार तुम लोगों को ये लग रहा होगा तुम सबको कि मैं आज ये जूम कॉल क्यों कर रहा हूँ, जूम मीटिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत लोगों के मेरे पे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड. तो मैंने ये सोचा कि मैं एक नई सीरीज लेके आऊँ. तो वो हमारी उस सीरीज की आज से शुरुआत है कि मतलब मैं सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को लेके आऊंगा जो इंडिया से या अलग अलग कंट्री से इमिग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं और उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया और उन्होंने क्या कैसे कैसे यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे सिटीजन मिली, पीआर मिली एंड ऑल दैट, उनको कैसे जॉब मिली. तो आज मेरे साथ हैं पवन भैया जो आईटी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. सो भैया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी सो फार, और आप कैसे यहाँ पे सेटल हुए, कैसे आपको पीआर मिली. यार, जैसे मैंने बताया, मतलब जर्नी स्टार्ट होती है। मैं 2015 में यहाँ आया था कनाडा अपने भाई से मिलने। वो यहीं मतलब 2009 और 10 से यहीं पे है। तो जब मैं यहाँ आया तो मतलब उससे पहले मेरा कनाडा आने का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं कनाडा रहूँगा, इमिग्रेट करूँगा। बट उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आया तो भाई यहाँ की चकाचौंध, अच्छा वेदर और घूमना फिरना खाना पीना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा यार अब इमिग्रेट होते हैं यहाँ पे। तो हाँ. 2016 में पहली बार मैंने अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था और 7.5 मेरा बैंड आ गया था। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा बीच में गैप आ गया। फिर मैंने नई जॉब चूज़ करी, पुणे चला गया उसके बाद में। तो बीच में क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देना फिर से स्टार्ट किया। और आप मानोगे नहीं, मुझे 5-6 एग्ज़ाम देने पड़े। उसकी स्टोरी बाद में बताएंगे कभी, या इसमें लास्ट में बता देंगे। तो उसके बाद 2018 में मुझे आईटी आया, इनविटेशन टू अप्लाई। और फिर मैंने अपनी सारे एप्लीकेशन भरी। और उसके बाद मैं 2019 में सितंबर में कनाडा आया। तो भैया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी जब आप यहाँ पे आने वाले थे? उससे पहले आपने 12th के बाद आए थे या फिर आपने आपका एक वर्क एक्सपीरियंस था? क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट होती है कि 12th के बाद आना बेटर है या बैचलर्स के बाद आना बेटर है या फिर आप एक वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ सीधे आप पीआर आ जाओ. तो आपके हिसाब से क्या बेटर है और आपकी जर्नी क्या थी इसमें? मैंने यार मतलब इंडिया में मैंने बीटेक करी हुई है और मेरी हम्म. इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक है। तो उसके बाद मैंने जॉब करी इंडिया में। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जॉब करके ही आओ। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, मतलब आप ऑलरेडी जॉब में हो और कनाडा आना चाहते हो, तो पढ़ाई का एक ऑप्शन हो सकता है, जो मैं भी ऑप्ट करने की सोच रहा था। अगर मेरे पॉइंट्स पूरे नहीं होते तो मैं भी सोच रहा था कि पढ़ाई करने चले जाऊँ कनाडा पे। बट जैसे कि अब मेरे पॉइंट बने, मैंने मेहनत करी और मेरे पॉइंट बन गए, तो उसके बाद मैं आ गया। पर मैं 12th वालों को, स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि भाई 12th के बाद थोड़ा मतलब अपने ग्रेजुएशन इंडिया में कंप्लीट कर लो और उसके बाद यहाँ आओ, क्योंकि एक्सपीरियंस से आओगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी यहाँ जॉब मिलने में भी। हम्म. जैसे भैया आपने बताया कि आपको आइल्स आपने 2015 में पहली बार दिया था, फिर आपको 2019, तो आपको ये जो 4 साल की जो जर्नी थी इस बीच, वो कैसे, मतलब आपने क्या कितने पापड़ बेले, आपकी पीआर कैसे लगी, तो आप उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. तो यार 2016 में दिया था मैंने पहली बार, मुझे याद है ओके, जून में दिया था। 2016. हाँ, और हम्म. 2016 से लास्ट आईएलटीएस का एग्ज़ाम मैंने 2018 में दिया। तो विद हम्म. इन इस 2 इयर्स के पीरियड में मैंने मतलब हम्म. ऐसा हुआ कि जब मैंने 2016 में पहली बार आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 7.5 बैंड आ गए थे। और हम्म. सिर्फ मेरे स्पीकिंग में 6.5 आया था। और ओके. उसकी वजह से मेरा गोल्डन स्कोर नहीं आया। गोल्डन स्कोर होता है 8777, जब आपके 8 हम्म. आते हैं लिसनिंग में और 7 आते हैं अदर मॉड्यूल्स में। तो उससे हम्म. आपका जो स्कोर है, उससे आपका जो सीआरएस स्कोर है बहुत बूस्टअप हो जाता है, 50-60 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। तो वो मुझे उस समय नहीं पता था, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने कहा यार तब तो एक एम था कि आईएलटीएस पास करना है, और पास कर लिया। तो उसके बाद मैंने अपनी ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाई। तो मैंने देखा यार मेरे तो 400 कुछ ही पॉइंट बन रहे हैं। और उस समय 430, 450 ऐसे कट ऑफ जा रही थी, 420 भी जा रही थी। तो मुझे लगा मेरा नंबर आ जाएगा पीएनपी में, तो आ ही जाएगा। मतलब ओंटारियो वाले आईटी प्रोफेशनल को पीएनपी देते थे। हम्म. तो मेरा बैड लक ये रहा कि जब ओंटारियो वालों ने अपनी पीएनपी भेजा, वो ऐसे इनवाइट भेज देते सबको, मतलब जिनका स्कोर है। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने 300 से ऊपर वालों को भी इनवाइट भेज दिया। तो ओके. ओके. उसके बाद उसमें, पर वो ऐसी बेवकूफ़ी करते थे कि जिनकी प्रोफाइल नहीं है उनको ही लेते थे, पुराने वालों को नहीं लेते थे। अब तो उन्होंने अच्छा कर दिया, जिनकी प्रोफाइल मतलब पुरानी है उनको पहले कंसिडर करते हैं। तो उस बार मेरा मिस हो गया, नहीं तो उस बार भाई 325 सीआरएस वालों को भी मिल गया था। और मेरा 412 और 13 था उस समय। तो जब
वो चीज़ हो गई, तो फिर मैंने फिर से आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता लग गया भाई अब मुझे अपना स्कोर बढ़ाना ही है, और पीएनपी को छोड़ के मुझे डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आना है। मतलब पीएनपी अगर मिल जाता है तो 600 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो डायरेक्ट हो ही जाता है। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने आईएलटीएस के एग्ज़ाम दोबारा देने शुरू करे, मैं पुणे मूव हो गया था, तो दोबारा दिया, तिबारा दिया, चौबारा दिया। तो मतलब मुझे समझ गया था कि भाई गोल्डन स्कोर जब आएगा तभी मेरा हो सकता है कनाडा के पीआर के लिए, नहीं तो हो ही नहीं सकता। विच इज लाइक 8777, आपको अगर आपको हम्म। PR लेनी है तो आपको 8777 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। मतलब कम भी कर सकते हो, बट 8777 स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपके पॉइंट्स बूस्ट हो जाए। राइट, पॉइंट बूस्ट करने के लिए हमें 777 लाना पड़ता है, नहीं तो अगर आपके पास पीएनपी है तो आप भाई जो 6.5 नंबर जो आपको 6 बैंड चाहिए होता है वो तो आ ही जाता है। बट जब आपको इम्प्रूव करोगे आईएलटीएस के एग्जाम तो आपके पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं पढ़ के एमटेक करता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, 2 साल लग जाते स्कोर तो बढ़ाने भैया में। आपने बीटेक और आपके ये 2015 से 19 के बीच में आपका मतलब आपके वर्क एक्सपीरियंस कितना था उस टाइम? मैंने जो बीटेक यार 2009 में ही कर ली थी। और 2009 में तो आपको हाँ, 6-7 साल का अच्छा खासा आईटी का तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस खासा आईटी का एक्सपीरियंस था, और पीआर के लिए था। चाहिए होता है 1 साल का एक्सपीरियंस। तो हाँ मेरे हाँ। पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस होता तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। तो हम्म। मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उस समय। तो तो जैसे उसके आपके 2019 में आपकी पीआर आ गई और आपने 777 बैंड आपके आ गए अच्छे खासे, फिर उसके बाद जब आप कनाडा लैंड हुए तो आपको क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा? लाइक जॉब हंट आपको कैसे मिली? आईटी में यहाँ पे जॉब्स हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारी डाउट आती हैं कि भाई ओंटारियो अच्छा है, ब्रिटिश कोलंबिया अच्छा है, मैनिटोबा अच्छा है, कौन सा प्रोविंस आईटी के लिए अच्छा है? तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोविंस अच्छा है, और आपने मतलब आपको कैसे जॉब मिली और कितने टाइम में आपको फर्स्ट जॉब यहाँ पे आईटी में मिली? हाँ, इसके ऊपर यार मैं वीडियो बनाने की सोच भी रहा था, चलो तुम्हारे चैनल पे हो गया है। तो हाँ मुझे हाँ। जॉब यहाँ पे आके 2 महीने में मिल गई थी। और हम्म लोगों को होता है कि 3, 4, 5, 6 महीने मिल जाते हैं, फिर अपने फील्ड में जॉब भी नहीं मिलती। तो मैं हम्म इतना लक्की था, मतलब भगवान की कृपा है कि मुझे अपने ही फील्ड में 2 महीने में जॉब मिल गई थी। हम्म। पहला महीना तो मतलब ऐसे ही निकल गया मस्ती वस्ती में, क्योंकि मैं अपने भाई के हाँ संग रह रहा था, तो ऐसी हाँ कोई हाँ। टेंशन हुई नहीं। तो हम्म उसके बाद मैंने लिंक्डइन में जॉब देखना शुरू करा, अलग अलग इंडीड में देखना चालू किया। तो उसके बाद मैंने वेलकम सेंटर भी ज्वाइन किया। अगर कोई नए इमिग्रेंट्स हैं तो उनके लिए टिप है भाई, वेलकम सेंटर जाओ। वो आपका रिज्यूमे रिव्यू करते हैं और आपको हम्म आपके कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं, जो आपको बूस्ट भी हम्म करता है, आपको मोटिवेट करता है। क्योंकि अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको हम्म मतलब नेगेटिविटी आ सकती है किसी पॉइंट में, अगर जॉब नहीं हो तो। हम्म। तो आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस का फायदा हुआ? यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आपको फर्स्ट जॉब मिली, आपको रेफरेंस के थ्रू मिली या आपने खुद ही मतलब वॉक इन इंटरव्यू, या फिर आप इंडीड के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू? तो कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन था जो आपको फर्स्ट जॉब आपको क्रैक कराने में जिसने हेल्प करी? तो मुझे एक्चुअली 2 ऑफर आ गए थे, मैं 2 ही महीने में मुझे 2 जॉब मिल गई थी, और अच्छी हम्म बड़ी 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 आईटी कंपनी में मिल गई थी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडीड से हुआ। इंडीड से ओके। मुझे जॉब ढूंढने मिली। लिंक्डइन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लिंक्डइन में बहुत लोगों ने, रिक्रूटर ने मतलब मेरी एप्लीकेशन को देखा और मेरे इंटरव्यू भी हम्म हुए। तो हम्म फाइनली मतलब मैं कहूँगा लिंक्डइन और इंडीड ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। और भी हम्म साइटें हैं, पर ये दोनों बहुत बेस्ट बट ये दोनों बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आप जॉब इजीली ढूंढ सकते हैं। जैसा आप पूछ रहे थे कि कौन से जो प्रोविंसेस हैं प्रोविंस। बहुत अच्छे हैं आईटी जॉब हम्म। के लिए, तो भाई मैं कहूँगा कि आईटी जॉब के लिए सबसे अच्छा है ओंटारियो, जो आईटी का हब माना ओंटारियो। जाता है। हम्म। और उसके बाद है बीसी, फिर अपना मॉन्ट्रियल आ जाता है क्यूबेक में, और क्यूबेक। हम्म क्यूबेक में मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक सिटी है। और हम्म। अपना हेलीफैक्स है, हेलीफैक्स में कॉल सेंटर वगैरह भी हैं। तो 5-6 ही ओके। ऐसे मतलब प्रोविंसेस है जहाँ पे बहुत सारी आईटीज की जॉब है। नहीं तो हम्म फिर अगर आपको दूर ही जाना है तो मतलब फिर जॉब हम्म ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दूसरे प्रोविंसेस में। हम्म। तो भैया जब आप इतने एक्सपीरियंस के बाद आए तो आपका फर्स्ट जो यहाँ पे पैकेज था, यू कैन से, और जो फर्स्ट आपका आर्ली रेट था वो कितना था एज कम्पेयर टू इंडिया? और यहाँ पे लोग बहुत पूछते हैं कि मैं इंडिया में इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं कनाडा आऊंगा तो मेरे को कितना मिनिमम वेज मिलेगा, या कितना पैकेज मिलेगा और कितना आर्ली रेट मिलेगा? तो आपका आपके केस में वो क्या था? यार मैं तो कहूँगा जैसे मैं इंडिया में अच्छी खासी पोजीशन में था और मेरी सैलरी भी बहुत बढ़िया थी। मतलब हम्म। 6 फिगर में सैलरी आ रही थी। तो ओके। यहाँ आके आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट और आपका आर्ली रेट भी कम हो सकता है। मेरे चांस में जितना मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 65,000 कैनेडियन डॉलर साल के मिलेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा जॉब। और मेरे केस में मुझे उससे अच्छे मिले, अच्छे खासे पैसे मिले। तो एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बताऊंगा सैलरी का, क्योंकि सैलरी किसी से नहीं पूछनी चाहिए। तो जो 65,000 है आप मिनिमम एज पर योर प्रोफेशन, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं 65 एंड अबव एक्सपेक्ट करना।
और अगर आपके मतलब स्टार्टिंग है, अगर आपको भाई कुछ जॉब नहीं मिल रहा, अगर आप चाहते कि अपने ही फील्ड में जॉब करना है, तो भाई थोड़ी हम्म, बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम्म, है रिक्रूटर हैं जो मतलब आप कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे और हम्म, वो आपको मतलब डायरेक्ट पे रोल में नहीं लेंगे, वो अपने पे रोल में लेते हैं, फिर आपकी जॉब दूसरे अपनी वेंडर में लगाते हैं, तो वो बहुत हम्म, नेगोशिएट करते हैं, वो कहेंगे भाई हम तुम्हें 25 से 30 का रेट देंगे, या 35 से 40 का अपर आर का रेट देंगे, और ओके, मिनिमम वेजेस ओंटारियो में 14.25 है। 2.5 है तो एग्जैक्टली। आपको अपना मतलब लगाना है कि, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जॉब करेंगे, जैसे थर्ड पार्टी में जॉब करते हो उसके अलग बेनिफिट होते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कंपनी पे रोल में तो उसके अलग बेनिफिट है। तो सो now मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लोग यहाँ पे आके ये पूछते हैं कि बेस्ट आईटी कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पे टू गेट जॉब्स, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता, जो मतलब मेरे जैसा जो फ्रेशर आ रहा है, जिसने सिर्फ बैचलर्स करी है या जिसने सिर्फ 12th के बाद है, उसको ये नहीं पता कि इंडिया में आईटी कंपनी क्या थी या कनाडा में कौन सी फेमस है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करे। जैसे इंडिया में सपोज HCL है, बहुत जो मेजर है, वैसे यहाँ पे ऑफ इंडस्ट्री कौन कौन सी है जो आपको मतलब जॉब प्रोवाइड करेंगे और जो मास रिक्रूटर्स है यहाँ पे। यार मैं तो कहूँगा जो इंडिया में कंपनी है वो यहाँ पे भी है, उनके ऑफिस यहाँ पे भी हैं, HCL है, TCS है, उन सबके ऑफिस यहाँ पर हैं। बट अगर आपको कैनेडियन कंपनीज में काम करना है तो RBC है, बैंक्स हैं सारे, TD बैंक है, और जितने भी VRL में भी IT डिपार्टमेंट है, और मतलब जितनी भी फेमस बैंक हैं वो सारों के अपनी IT हब है यहाँ पे, कंप्यूटर जितनी कंपनी है तो उससे रिलेटेड सारी कंपनियां हैं यहाँ पे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अगर IT से रिलेटेड आप किसी कंपनी का नाम लेंगे तो वो यहाँ पर है। सपोज जैसे आप BMO या VRL में अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे ये शायद आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं, राइट? VRL गवर्नमेंट है, राइट। VRL तो गवर्नमेंट है। तो आप इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है? जैसे यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स जो यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो ये गवर्नमेंट है तो इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है? लिंक्डइन या कुछ और प्लेटफॉर्म होता है इनका? नहीं भाई, जैसे इंडिया की तरह नहीं होता कि भाई आपको एग्जाम निकालना है उसके बाद हाँ, गवर्नमेंट हाँ, जॉब लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। नॉर्मल हम्म, जैसे आपकी लिंक्डइन है या आपकी इंडीड है, जहाँ भी वो जॉब डालेंगे, या उनकी वेबसाइट है, खुद करियर पेज है, तो उसमें आप हम्म, जाके देख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एज अ नॉर्मली जो मतलब जैसे आप जो कोई भी अप्लाई कर रहा है तो सबके लिए नॉर्मल है, ये नहीं कि कैनेडियन के लिए अलग है या PR के लिए अलग है, हम्म। और सिंपल प्रोसेस है, और आपको स्पेशल कोई एग्ज़ाम नहीं निकालना उसके लिए। भैया ये बताओ आपको कि यहाँ पे जब आपको PR एक बार आपको इनविटेशन लेटर आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे कितना टाइम लगा और कितने पैसे लगे? मोस्ट इम्पोर्टेंटली कितने पैसे लगे आपको PR लेने में? और आप एजेंट के थ्रू आए थे या आपने खुद से लगाया था? सबसे ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट भी रहता है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू आए थे कि किस मतलब इंडिविजुअल खुद ही अप्लाई किया था, तो हम्म, मैंने कोई कंसल्टेंट यूज़ नहीं करा, और मैंने सब हम्म, कुछ सारी प्रोसेस A to Z मैंने खुद करी है, और ओके, फीस भरने से लेके एग्ज़ाम देने से लेके मतलब हर चीज़ जो हो सकती है उसमें सारा कुछ मैंने खुद ही किया है। और हम्म, अब मूविंग टू कि कितना टाइम लगा, तो 2018 में जब मेरा ITI आया था, इनविटेशन टू अप्लाई इन अक्टूबर आया था, तो वो हम्म, आपको उस समय 2 मंथ का टाइम देते थे, 60 डेज एप्लीकेशन पूरी करने की, क्योंकि जो आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होती है उसमें आप एडवांस में सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल भर देते हो, उस समय वो आपसे कुछ हम्म, नहीं मांगते। हम्म, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको जो जो आपने लिखा है वो सारी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने पड़ते हैं, प्रूफ करने के लिए जो आपने लिखा था वो सही था कि नहीं, और उस समय आपको पैसे भी दिखाने पड़ते हैं, फंड्स दिखाने पड़ते हैं यहाँ आने हाँ, के। वो कितने फंड्स दिखाने पड़ते हैं आपको? वो डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली साइज रहता है, कि जैसे मेरी फैमिली साइज 3 था तो मुझे 20,000 अराउंड कैनेडियन डॉलर्स दिखाने थे, और हम्म, तो ये था। और उसके बाद विद इन जो जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं 2 मंथ्स के जो हमारा टाइम पीरियड होता है, हमने सबमिट कर दी एप्लीकेशन, तो उनका तो कैनेडियन गवर्नमेंट का टाइम है आपका 6 मंथ का, तो विद इन सिक्स ओके। मंथ आपकी वो एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी कर देंगे और आपका PR लगना होगा तो लग जाएगा, तो जैसे डिपेंडिंग आपने अपॉन। बताया कि आपको एजेंट आपने कोई नहीं कराया था, तो आपको आपने जैसे आपका एजेंट किया, ऑब्वियसली आपकी कोई फीस नहीं रही होगी, तो आपने ये सारा प्रोसीजर खुद किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सारा प्रोसीजर खुद करना प्लस आपको कितना फीस लगा? यहाँ की गवर्नमेंट फीस कितनी है कि PR लेने के लिए? हम्म। तो यार Zero। राइट, तो कंसल्टेंट के बिना कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैं कोई स्पेशल तो हम्म, मैंने कुछ करा नहीं है, तो क्योंकि हम्म, सारा कनाडा की वेबसाइट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आपको हम्म, अगर कहीं डाउट्स होते हैं तो बहुत सारे फोरम्स है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें आप पूछ सकते हो। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो $1,040 है, जो मेरी लगी थी, अब शायद बढ़ गई होगी बढ़ थोड़ी गई होगी बहुत, अगर ऑब्वियसली। $50-100 बढ़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे, तो जिसमें रहता है एप्लीकेशन फ़ीस और आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ीस रहती है।
तो एक होती है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और एक होती है राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी फ़ीस। तो वो मेरी $550 पड़ी थी और दूसरी मुझे हम्म, 400 समथिंग पड़ी। तो टोटल मुझे गवर्नमेंट की जो फ़ीस थी $1040 पड़ी थी सिर्फ। हम्म, फिर डिपेंड करता है आप कितने बार आईएलटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप मेरी तरह 6 बार एग्ज़ाम देंगे तो भाई आपके 70 75 80 हज़ार तो उसमें लग जाएंगे। तो फिर आपको इसके बाद ईसीए करवाना पड़ता है। अपनी जो हम्म, इंडिया की एजुकेशन है वो यहाँ की क्या वैल्यू रखती है कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो एग्जैक्ट उसकी $230 फीस है। और मेरी हम्म। उस समय $230 लगी थी, अब शायद अभी भी इतनी है। और फिर कोरियर फीस हो गई, फिर आप मेडिकल करवा रहे हो 5-6 हज़ार पर पर्सन मेडिकल के लगते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपने अभी बता दिया कि आपकी पीआर कैसे लगी, यू नो स्ट्रगल कैसे था, आपने इंडिया में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी आपकी, और फिर यहाँ पे आके आपका पीआर लगा और फिर आप यहाँ पे लैंड हो गए, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, जो मेन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पीआर मतलब जो पीआर लेना चाहते हैं, जो यहाँ पे आना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लोग, वो ये पूछते हैं कि पीआर के फायदे क्या हैं। तो यार पीआर के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको अगर आप कनाडा के पीआर हो आपको मेडिकल सर्विसेज फ्री मिलती हैं। आपके पास कनाडा का पीआर है तो बहुत सारी कंट्री अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। आपको हम्म, मतलब सारे राइट्स हैं, बस आप वोट नहीं कर सकते। जो यहाँ के कैनेडियन सिटीजन को राइट्स हैं वो हम्म, आपके सारे राइट्स हैं कनाडा में, बस आप वोट हम्म, नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो इंडियन पेरेंट्स के लिए है, यहाँ पे स्कूलिंग फ्री है। इंडिया में तो भैया घूस दो, एडमिशन करवाओ, फिर हर महीने फीस दो, हर महीने पैसे बढ़ते जाते हैं, किताबें लो, ये हम्म, करो, ट्यूशन लगाओ। हम्म, बट हम्म, यहाँ स्कूलिंग सारी फ्री है, कोई घूस देने हम्म, की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है। और प्राइवेट हम्म। स्कूल मतलब सारे गवर्नमेंट ही स्कूल है, कुछ प्राइवेट भी स्कूल होते हैं जहाँ फीस ज़्यादा होती है बट उनकी ज़रूरत नहीं होती। और भैया, वन पीस ऑफ एडवाइस आप मेरी ऑडियंस को क्या देना चाहते हो, जो एज अ पीआर और एज अ सिटीजन, या मतलब जो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो एज एन आईटी प्रोफेशनल और एज एन इंडियन? एज अ ह्यूमन बींग, एज अ इंडियन, एज अ आईटी प्रोफेशनल, भाई मैं ये एडवाइस दूंगा जो आप देते हो कि हाँ, सपने हाँ, देखो सपने पूरे होते हैं। मैंने सपना देखा जरूर। हाँ, हाँ। और उसी की वजह से मैं उस पर स्टिक करा। और मैंने एक बात और जो मैं फॉलो करता हूँ कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। सिविल बींग्स भाई हमारे सागर भाई बहुत बड़े वो हैं, यूट्यूबर हैं वो भी, और आईएएस हम्म, ऑफिसर भी हैं। तो हम्म, उनकी ये बात मुझे बहुत दिल पे लगी थी जब मैं आईएलटीएस के एग्ज़ाम दे रहा था और जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अब कनाडा नहीं जा सकता। तो हम्म, उस समय मैंने कहा यार अपने अगर आपको गोल फॉलो करना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। उस चीज़ हम्म, को आपको डेडिकेटेड 100% वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हो तो आपको आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एकेडमिक, फिर यहाँ के पढ़ना पड़ेगा भाई, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, उसके बाद जॉब करनी पड़ेगी या पार्ट टाइम जॉब जो भी आप करोगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जॉब में आगे या लाइफ में सक्सेस होगे। सो विद दिस बीइंग सेड, सपने देखो भाई, सपने जरूर पूरे होते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी आईटी आईटी से रिलेटेड या पीआर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप भैया का यूट्यूब चैनल है आई ग्लोबल आई कैनेडियन, ग्लोबल कैनेडियन, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं इस वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हम्म, सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम आवर साइड, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सो भैया, आपको कुछ लास्ट में कुछ कहना है? बस यार मैं यही कहूँगा, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू द चैनल। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी इशू है और विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और बट अपनी रिसर्च जरूर करना, अपना थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना, ये मतलब अपनी पूरी रिसर्च करके आना। ये नहीं कि भाई मुझे ये कोर्स बता दो, मुझे ये चीज़ बता दो, बट अपनी रिसर्च करोगे तो बताने में भी बहुत मज़ा आता है, राइट। तो अपनी रिसर्च करो। और इस वीडियो को करते यही ख़त्म, ओवर टू यू। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और आप ये बता देना कमेंट में कि भाई आपको ऐसे सेगमेंट्स और देखने हैं नहीं देखने, कमेंट सेक्शन में। मैंने एक नया ट्राई किया है। So that's pretty much it, guys. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling, and subscribe Logical Bakwas and subscribe I Global Canadian. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. Peace out. Bye bye. Sapne dekho bhai, sapne zarur pure hote hain.